नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा संगठन होंगे सशक्त, बड़ी मशक्कत, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों संगठन की मजबूती में जुटे हुए हैं। बीजेपी देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के परंपरागत अल्पसंख्यक वोटर्स पर भी फोकस कर रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की ओर से प्रदेश में संकल्प से सिद्धि तक अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इधर कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें नए जिला अध्यक्षों का चयन और संगठनात्मक ढांचे को और ज्यादा सशक्त और मजबूत करना शामिल है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस का अभियान पंजाब में पूरा होने के बाद शुरू होगा और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इन अभियानों को लेकर के कितना सशक्त संगठन हो पाएगा। पहले रिपोर्ट देखिए। संगठन को सशक्त करने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान। समर्पित कार्यकर्ता हमारे यहाँ शब्द है, वही व्यक्ति संगठन में आकर के और दायित्व निभाता है। मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं घर घर। अल्पसंख्यकों पर बीजेपी का फोकस, चौपालों का आयोजन। जो हमारी प्रमुख दरगाहें हैं उन दरगाहों में हम जाकर चौपाल करेंगे और चौपाल के माध्यम से पार्टी के जो ये कार्यक्रम हुए हैं इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन सृजन अभियान में जुटी कांग्रेस। पूरी तरीके से हमने इसको अपडेट कर लिया है और मंडल की कार्यकारिणी में भी 80% काम आज की तारीख तक हमारा पूरा हो गया है। कांग्रेस के जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने की योजना। एक एक ब्लॉक, मंडल, हमारा बूथ, हमारा नगर कांग्रेस कैसे काम कर रहा है, कौन विधायक प्रत्याशी कौन उन मीटिंगों में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपडेट कर रहे हैं। संगठन होंगे सशक्त, बड़ी मशक्कत। तो संगठनों के सशक्त होने से आम लोगों को और सरकार संगठन को कितना फायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज के बड़े सवाल जिन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि संगठन की मजबूती पर ध्यान, बीजेपी कांग्रेस दोनों के अभियान और इन अभियानों से कांग्रेस बीजेपी कितनी मजबूत होगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल नंबर 2 ये कि संकल्प से सिद्धि बीजेपी को क्या जन समर्थन मिलेगा, कितना जन समर्थन मिलेगा, इस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 3 संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का क्या है प्लान, इसे लेकर के भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले इन मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शैलेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि संकल्प से सिद्धि और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए क्या ये अभियान है, दरगाहों पर चौपाल, कैसे आप इसके जरिए संगठन को मजबूत करेंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? हेमंत जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल बहुत ऐतिहासिक और गौरवशाली रहे, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े निर्णय लिए गए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की रही है। अंत्योदय योजना जो हमारा सिद्धांत रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का कैसे जीवन स्तर सुधारा जा सके, उसके तहत हम काम करते हैं। हम सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं और अंतिम छोर पे बैठे हुए गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित लोगों को किस तरह से न्याय मिले और उनका जीवन उत्थान हो। आप देखिए, जो ये 11 वर्ष हैं संकल्प से सिद्धि, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष पहले लिया था 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, जो संकल्प लिए गए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो हम
युवा वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, वंचितों के लिए, गरीब पीड़ित सभी समुदायों के लिए क्या काम करेंगे। और उन वादों का आप देखेंगे 11 साल बहुत ही ऐतिहासिक रहे। आप देखिए पूरा जो कार्यक्रम रहा, उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय जिनको जो योजनाएं हैं, केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका कम से कम 30 से 40% लाभ मिला है। और उन्हीं योजनाओं को जो उनको लाभ मिला है, उसको अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो विभिन्न दरगाहों में, मदरसों में, मुसाफिर खानों में, चर्च और गुरुद्वारे के बाहर चौपाल लगाकर वो उनको अवगत कराएगा कि जो 11 साल ऐतिहासिक रहे, जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान चला, उज्ज्वला योजना रही, जनधन खाते खोले गए, डिजिटल इंडिया रहा, मेक इन इंडिया रहा, आत्मनिर्भर भारत रहा। और सबसे बड़ी बात की आर्थिक रूप से भारत जो है, जो 2014 से पहले 11वीं विश्व की अर्थव्यवस्था होता था, आज हम चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था हो गए। विदेश नीति हमारी बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। किस तरह से आज विदेशों में हमारे पासपोर्ट का महत्व बढ़ चुका है। विदेशी अपने आप जो हमारे एनआरआई हैं, जो बाहर प्रवासी रहते हैं विदेशों में, वो आज गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। और आप देखिए किस तरह से विदेश नीति इतनी सुदृढ़ रही कि यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुतिन, जो इतने बड़े रशिया के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है, वो भी गले लगाते हैं, और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, वो भी गले लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है, सुदृढ़ता है। हम भारत की एकता और अखंडता को साथ लेके चल रहे हैं। और किस तरह से युवाओं के लिए जो स्टैंड अप योजनाएं, स्टार्टअप योजनाएं, कौशल विकास योजनाओं के तहत जो विकास किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है, और इस योजनाओं के द्वारा वो रोजगार परक देने वाले बने। और ऐसी तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो किसान वर्ग के लिए हो, महिला वर्ग के लिए हो। जिस तरह से हमने वादा किया था कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, तो आपने देखा होगा मुस्लिम माता और बहनों को शोषण से मुक्ति दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कहा। तिलक ट्रिपल तलाक को हमने गैर संवैधानिक घोषित कराया, उनको आजादी दी। किस तरह से ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी वर्ग को सामाजिक जो संविधान में उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए था, वो दिया गया। आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर भी हमने बहुत काम किया। जिस तरह से आपने देखा भव्य 500 साल के इंतजार के बाद एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आप देखिए आज वो सांस्कृतिक धरोहर का एक विश्व में प्रतीक बन चुका है। किस तरह से हमने आर्टिकल 370 को खत्म किया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया, एकता अखंडता पे ध्यान दिया। नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से हमने बुनियादी ढांचे को बढ़ाया, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनको सुरक्षित करने का काम किया। आप देखिए बुनियादी काम में पूरी रात निकल जाएगी, चाहे आप राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लीजिए, रेलवे के आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण और नए वंदे भारत ट्रेनों की बात कर लीजिए, या आप किसानों को जो संबल निधि दी गई, एमएसपी पर हमने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाकर उनको संबल प्रदान किया गया, युवाओं को रोजगार दिया गया। किस तरह से जीएसटी हमने लागू किया, और उस जीएसटी की बदौलत आप देखिए भारत का किस तरह से विकास हो रहा है। आज हमारी जो सोच थी कि हम विकसित भारत बनाएंगे, उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शैलेंद्र जी, ये दरगाहों पर चौपाल का मकसद क्या है? इससे कौन सा संकल्प आप सिद्ध करने जा रहे हैं? हेमंत जी, जो 11 साल में माननीय मोदी सरकार ने जनता के लिए काम किए हैं, विभिन्न वर्गों समुदायों के लिए, उनको जाकर अल्पसंख्यक मोर्चा अपने बताएगा कि क्या क्या काम हुए। जैसे आवासीय योजना है, आवासीय योजना में अल्पसंख्यक समुदाय को 30 से 35% लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना है, उनका इलाज किया जा रहा है 5 लाख रुपए, 5 लाख तक सालाना परिवार में, तो उनको 40% तक उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। जो जितनी भी विभिन्न योजनाएं थी, चाहे मुद्रा योजना हो, अगर किसी व्यापार को शुरू करने के लिए, स्वनिधि योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ अल्पसंख्यक भाई बहनों को मिला है, उसी को आगे ले जाते हुए कि हमने जो संकल्प लिए थे सत्ता में आने के लिए, उसी तरह हमने सुशासन दिया, सेवा जो हमको मौका मिल रहा है जनता की सेवा करने का, और उनके जीवन को समृद्ध करने का, उनके जीवन को एक उत्थान, जीवन का उत्थान किस तरह से हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, विश्वविद्यालय हो, एयरपोर्ट हो, तमाम जो डेवलपमेंट आज आप देख रहे हैं 11 वर्षों में, ये ऐतिहासिक काम जो किए। तो आप शैलेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इसके लिए अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर के विकास के साथ जोड़ रहे हैं। उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आप दरगाहों में चौपाल लगाएंगे, अल्पसंख्यकों को भी जागृत करेंगे। ये बीड़ा आपकी पार्टी ने उठाया है। आर्य साहब, आपकी पार्टी, आपका संगठन सृजन अभियान के जरिए
कैसे संगठन को मजबूत करेगा और इससे आम लोगों के जो मुद्दे हैं उनका भी सृजन क्या आप धरातल पर कर पाएंगे? आर्य साहब। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो हमारे मित्र ने जो भी दावे किए वो तमाम बातें झूठी है और झूठ का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि साहब किसानों को एमएसपी दिया, तो किसानों को एमएसपी नहीं मिला। जो किसानों से 2 साल में मतलब 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था वो भी पूरे नहीं हुए। चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे सबके खाते में 15 लाख रुपए आने की बात हो, चाहे कालाधन देश में लाने की बात हो, चाहे डॉलर और रुपए को बराबर करने की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात हो, ये तमाम बातें थी, चाहे गंगा को स्वच्छ करने की बात हो। और जिस तरीके से जीएसटी की लूट से इस देश के गरीब आदमी को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, चाहे मुद्रा योजना के अंदर भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे स्टार्टअप के फेल्योर की बात हो, और तो और मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि साहब हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरी है, तो ये मेरे ख्याल से ये पढ़ के नहीं आए। 2025 के अंदर पासपोर्ट की रैंकिंग 5 स्थान फिसलकर 85वें नंबर पर आ गई। तो आज ये किस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो कर नहीं पा रहे। और हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, प्रदेश अध्यक्ष की मतलब इज्जत की क्या किरकिरी हुई, हमने देखा 40 विधायकों ने और तमाम 11 मंत्रियों ने और मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी जो कि राज्यसभा सांसद खुद है, वो जाके उन आरएस मेन परीक्षा के अभ्यर्थियों से वादा करके आए थे और उसके बाद में उनकी क्या फजीयत हुई हमने देखा है। तो ये कम से कम बड़ी बातें ना करे, संगठन का शब्द इनके मुंह से, क्योंकि यह पूरी तरीके से भाजपा में तानाशाही का राज है। 2 लोग जो फैसले करते हैं वही फैसले नीचे लागू होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या हैसियत है हमने देखा है, बड़ी सभा के अंदर, बड़े मंच के अंदर उंगली पकड़ के साइड में कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रहे, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हमने किरकिरी देखी। आज देखिए सवाल ये, आज मुसलमानों को लुभाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों का वोट तो आपको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को आप टिकट नहीं देते, ना तो आप सांसद में टिकट देंगे, ना आप विधानसभा में टिकट देंगे। आपको उनका वोट चाहिए, आप उनकी दरगाहों पर, मस्जिदों पर नजर रखते हो, वहां पर जाके आप खुदाई करना चाहते हो और वहां पर जाकर आप कह रहे हो कि नहीं साहब हम उनके सामने चौपाल लगाएंगे। कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? आपके साथ में ना तो गरीब है इस देश का, ना मजदूर है, ना किसान है, ना युवा है। युवा पूरी तरीके से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, पूरी तरीके से बेरोजगारी की समस्या त्रस्त है। अब मैं अपने पार्टी की जो संगठन सृजन अभियान है उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। हमारी पार्टी देखिए, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा, 400 ब्लॉक है, 2200 मंडल है और करीबन 52,000 से अधिक हमारे बूथ हैं। और बूथों पे हमारी करीबन 11 सदस्यीय कार्यकारिणी आप समझ लीजिए बहुत ही जल्द बनने वाली है। हम 249 नगर निकायों में नगर अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल दिल्ली दौरे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राहुल गांधी जी, उन तमाम बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देंगे। राजस्थान के अंदर जो संगठन का बेहतरीन कार्य हुआ उसको एआईसीसी भी अपना एक मॉडल मतलब संगठन मॉडल के रूप में अडॉप्ट कर रहा है। तो आज राजस्थान की ये बहुत बड़ी जीत है। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से संगठनिक कार्यक्रम हुए हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, वो पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर उसकी मिसाल है। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, माननीय खड़गे साहब को, माननीय राहुल जी को, और उसके साथ में जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं माननीय रंधावा साहब हैं, चाहे हमारे सह प्रभारी सचिव हैं, चाहे मकवाना जी हैं, चाहे हमारे यादव जी हैं, चाहे हमारे पूनम पासवान जी हैं, तो ये तमाम लोगों के सामने ये सब फीडबैक देंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से, और भाजपा के झूठ और फरेब, पाखंड और जो जुमलों के ऊपर ये लोग सत्ता में आए, 11 साल पहले झूठ बोलकर सत्ता में आए। आज देखिए 3 चुनाव इन्होंने लड़े, चाहे 2014 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, चाहे 2024 की बात हो, इनके मुद्दों में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जिस तरीके से 2019 का चुनाव पुलवामा के ऊपर लड़ा, 24 के अंदर तो ये संविधान बदलने की बात आई थी, तब इनको पता चला कि इस देश का युवा, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान बहुत जागरूक है और इनको वास्तव में 240 पे लाके रोक दिया। तो ये बात समझनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में, एक सशक्त विपक्ष के रूप में, जनता के साथ जो धोखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी किरकिरी हुई है, G7 के अंदर हमने देखा अमेरिका ने रशिया के लिए G7 की एंट्री की बात की, चाइना के लिए बात की, उन्होंने कहा कि G9 बनाना पड़ा तो भी चाइना को लेना है, लेकिन भारत की पैरवी नहीं की। जिस तरीके से भारत पूरे वैश्विक पटल पर अलग थलग पड़ा
पड़ा हुआ है विदेश आर्य नीति साहब, की लेकिन विफलता की आर्य वजह से। साहब, यहाँ पर ये समझने की संगठन जरूरत पर है। आपने कहा 52,000 करीब बूथ है, बूथ और मंडल पर तो आप इतने दिनों में पहुंच नहीं पाए, फिर कैसे संगठन मजबूत होगा? सर बूथ पे देखिए, मैंने आपको कहा ना 80% मंडल हमारे पूरे हो चुके हैं और 28 जून 2025 तक सिर्फ आने वाले 9 दिनों के अंदर हमारे तमाम ये जो संगठन की गतिविधियां हैं, नियुक्तियां हैं, पूर्ण हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी कल प्रदेश अध्यक्ष जी मतलब दिल्ली में जाकर ये तमाम बातों का फीडबैक और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप सभी को क्लियर कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा की मांग कर रहे थे वो राजनीतिक स्वार्थों की हितों को देखते हुए फर्स्ट ग्रेड जो है परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। ये साथ में ये भी बताया गया कि बहुत ही कम ऐसे होंगे, माइनस में स्टूडेंट होंगे पॉइंट के बराबर, जिनका क्लैशेस करेगा उनको दूसरा मौका मिल जाएगा। इसकी वजह से आरपीएससी की परीक्षाएं स्थगित नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया। एक बार फिर से चर्चा में आते हैं। राजीव जैन साहब, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों के सुने, अपने अपने संगठनों को लेकर के जो चलाए जा रहे हैं संकल्प से सिद्धि तक अभियान और कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान, मेरा सवाल सीधा सीधा है कि ये क्या पार्टी हित की मजबूती के लिए है या लोक हित की मजबूती के लिए? देखिए हेमंत, ये पार्टी हित को तो मतलब एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन ये पूरी इनकी राजनीतिक मजबूरी है। भाजपा की तो राजनीतिक मजबूरी है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान या उत्तर प्रदेश के ही प्रदेशों में एक मुश्त जो अल्पसंख्यक वोट भाजपा के विरोध में गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा को समझ में आया कि नहीं, इस वर्ग को भी साधना चाहिए। तो एक बार फिर से ले चलते हैं आरपीएससी, जहां पर नवनियुक्त चेयरमैन साहू बात पूरी कर लीजिए। आप कह रहे थे कि बीजेपी की मजबूरी हो गई है इस तरह से अभियान चलाना। जी बिल्कुल हेमंत, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कई बार कह चुके कि जो मुसलमान है उनको भारतीयता के रूप में देखना चाहिए, भारतीय हैं वो। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब उसी लाइन पे चल रही है कि कहीं इस अल्पसंख्यक जो मतदाता वर्ग है जो उससे कहीं दूर रहता है उसको किस तरीके से लुभाया जाए। अभी थोड़े दिन पहले ईद निकली, प्रधानमंत्री की तरफ से ईदी गिफ्ट भी दी गई, किट बांटे गए मुस्लिम वर्ग में। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब ये महसूस करने लगी है कि बिना उनके हम मतलब कहीं सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पिछली बार 240 पे ये अटक गए। उसमें एक बहुत बड़े भूमिका उस अल्पसंख्यक समुदाय की भी रही जो भाजपा को पीछे खींच लिया, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में। और जहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को संगठन तो मजबूत करना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का संगठन तभी मजबूत हो पाएगा जब उसकी गुटबाजी पे लगाम लग जाए। पार्टी में इतनी गुटबाजी है कि जो निचले स्तर तक फैली हुई है। चाहे अभी ये आर्य साहब कह रहे थे इनके 52,000 बूथ हैं, मंडल है, उनका गठन हो गया। आप कितना ही गठन कर लीजिए, जब तक गुटबाजी पर जो लगाम पार्टी नहीं लगा पाएगी तो कांग्रेस कहीं मजबूती से मुकाबला भाजपा का नहीं कर पाएगी। अब भाजपा भी कई बार ये सोचती है जैसे भाजपा में प्रदेश पदाधिकारियों की टीम बनने वाली है, 2-1 दिन में कभी भी घोषणा हो सकती है। पुराने पदाधिकारी तो वो सत्ता के लेकिन जैन साहब अगर आपके कहे अनुसार अगर अल्पसंख्यक की ये निर्धारण करें कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं तो फिर कांग्रेस के साथ तो अल्पसंख्यक थे, इस लिहाज से तो कांग्रेस को सत्ता में लगातार रहना ही चाहिए था। नहीं, कांग्रेस उसके कई कारण है। कांग्रेस के साथ तो कई बार क्षेत्र के अल्पसंख्यक मतलब ये राजस्थान में कांग्रेस मजबूत पार्टी है तो अल्पसंख्यक उसके साथ रहे, उत्तर प्रदेश में सपा के साथ रहे, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाजपा विरोधी दलों के साथ रहे जो भाजपा को हरा सके, उसके साथ कहीं ना कहीं एकजुट हो सके। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस को सरकार में आने के लिए कांग्रेस अकेले अपने बलबूते नहीं आ सकती। भाजपा अभी 240 है, 220 पे रह जाती तो और कांग्रेस 120 आ जाती, तो आप ये मान के चलिए कि और बाकी जो दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल वगैरह, वो सब कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो जाते, तो वो उस तरीके की सरकार में भाजपा विरोधी सरकार बन जाती। बिल्कुल शैलेंद्र जी, इसका जवाब क्योंकि राजीव जैन साहब कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी हो गई एक तरह से दरगाहों में जाकर के चौपाल लगाना। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी का मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने कभी कोई योजना में भेदभाव नहीं किया। आप देखिए जितनी भी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं बिना भेदभाव के, उन सबको बिना सामाजिक भेदभाव के भी उनके पास वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और रही बात कांग्रेस संगठन की बात करेगी, आप देखिए मानेसर की उपज है
गोविंद सिंह डोटासरा जी 5 साल में तो इनके जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, इनके संगठन क्या बनेंगे? इन्होंने, मैं तो धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रचना को तो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनको क्या मालूम था मंडल क्या होते हैं, बूथ क्या होता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए उनका अल्पसंख्यकों का, लेकिन वोट चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अभी चाहते हैं कि अल्पसंख्यक सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उठे, उनका जीवन स्तर उठे। जिस तरह से कांग्रेस ने उनका सिर्फ वोटों के लिए दोहन किया, उनका विकास नहीं किया। हम पहले अल्पसंख्यक समुदाय का विकास करना चाहते हैं, मुस्लिम भाई बहनों का हम विकास करना चाहते हैं, उनका जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। उसके बाद निश्चित तौर पर आप देखिए जब मुख्यधारा में आएंगे तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। और आने मतलब आप ये कह रहे हैं शैलेंद्र जी कि आने वाले चुनाव में, वो विधानसभा के चुनाव जब आएंगे तो अल्पसंख्यकों को टिकट भी देंगे इस बार? देखिए ये रणनीति तो शीर्ष नेतृत्व जो बनाएगा वो आपके सामने आएगी, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको दिया जाए। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने 75 साल सिर्फ उनको वोटों के लिए मूर्ख बनाया, उनका विकास नहीं किया। आपके सामने कितनी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम उनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक। अच्छा, मैं आरिफ साहब आ रहा हूं, एक छोटी सी टिप्पणी शैलेंद्र जी इस बात पर भी, क्योंकि जैन साहब अभी ये कह रहे थे कि अगर आपको पूर्ण बहुमत से जिस तरह से यूपी से और रुक गए तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था अल्पसंख्यक। देखिए ये उनका विश्लेषण हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा 2013 में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी रेस के घोड़े बने और 14 में 44 सीटें आई, 19 में 52 सीटें आई, विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। अब 24 में 99 सीटें लेके फर्स्ट डिवीजन मान रहे हैं, तो टॉपर मान रहे हैं, तो बहुत अब अच्छा। तो वो घोड़े छांट रहे हैं ना, वो 3 अलग अलग घोड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। अब वो 3 अलग अलग शादी में जाने वाला अलग, रेस का घोड़ा अलग, आराम वाला घोड़ा अलग, वो तो कह चुके हैं वो 3 घोड़े कर रहे हैं। आरिफ साहब ये अब राहुल गांधी जी अब कौन से कैटेगरी में आते हैं ये तो राजेंद्र जी बताएंगे, लेकिन इनकी जो मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, वो भारत की जनता ने नकार दिया। आरिफ साहब कह रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को, उनके मजबूत संगठन को देख करके एक रुख को अख्तियार करना पड़ा। देखिए आप देखिए 20 करोड़ लोगों के, अरे कैसे हो गई? आप अध्ययन करके आओ। 20 करोड़ लोगों के ESI और PF कट रहे हैं, उनके अकाउंट खुले, जो बताता है कि हर साल 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। हेमंत जी, अल्पसंख्यकों को लेकर और खासकर मुसलमानों के लेकर चुनाव में जिस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा जो जहर उगला जाता है, ये पूरा का पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। कभी मंगलसूत्र के नाम पे, कभी भैंस के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी कब्रिस्तान के नाम पे, ये तमाम तरीके की बातें करते हैं। और आज इन्होंने सिर्फ इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के सिवाय कुछ नहीं किया। इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान बनाया, इस देश का पहला अल्पसंख्यक प्रवक्ता को चैलेंज दे रहा हूं, राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो तमाम तरीके के अन्य अलग अलग राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाए, तो तमाम तरीके बनाए। अल्पसंख्यकों हितैषी है नहीं सकते, न ये हिंदुओं के हितैषी है, न ये मुसलमानों के हितैषी है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं जो सत्ता के लिए गाय की हत्या भी कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के बीजेपी कांग्रेस संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। संगठन मजबूत होगा और बीजेपी करिए कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके भरोसे के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं।